फ्री हो घर से? ब्याह में मजा नहीं आओ? मजा नहीं आओ? सुबह से तैयार है। क्या है समस्या? ये पिन कट रहा है, इसको गैस कटर से मतलब ये काट दिया। वेल्डिंग करना है। एक मिनट, गैस कटर से काट के रुमाल बनना, वेल्डिंग करना। एक मिनट रुकिए तो जरा भाई, ये सिंगल पीस है मेरे हिसाब से, ये टूट गया है। हाँ, ये सिंगल तो एक पीस में बना हुआ है। वो है, वो चीज मान रहे हैं आपकी। तो दूसरी चीज एक और मैं बता दूं, ये कास्टिंग है, ये वेल्डेबल मटेरियल नहीं होगा, इसमें वेल्डिंग हो नहीं पाएगी। अच्छा, होगी तो चलेगी नहीं। ठीक है, अगर ये चटक गया है आपको नया डालना पड़ेगा। नहीं वो बात तो इतना चलना कि राड घुस के चल सके। तो अभी मैंने ना अपनी किर्लोस्कर की क्रॉस लाइट खोल दी है, क्योंकि ये जो इसका स्क्रू है ये ख़राब हो गया है। तो अभी नया स्क्रू आ गया है, मैंने अभी नया स्क्रू बुलवा लिया है। तो ये स्क्रू अभी इसमें नया लगेगा। इसमें एक्चुअली क्या हुआ है कि जो थ्रेड्स हैं ना, ये बीच में ख़राब हो गए हैं। तो ये मैंने सेकेंड हैंड लिया था, उस टाइम जब मैं इसको रिस्टोर कर रहा था ना, तब अवेलेबल नहीं था ये अभी जाके अवेलेबल हुआ है। तो अब मैं इसका स्क्रू नया डाल दूँ, तो बस वही प्रोसेस चल रहा है। ये इसका पीछे का रेस्ट है, और इसमें जो स्क्रू है इसके दोनों साइड, ये जो स्क्रू माउंट होता है वो यहीं होता है, उस साइड फ्री रहता है, क्योंकि इस साइड टेपर अटैचमेंट लगता है, तो उसकी वजह से यहाँ फिक्सेशन रहता है और दूसरी साइड फ्लोटिंग रहता है। इसमें जो थ्रस्ट बेरिंग्स लगते हैं वो इसी तरह लगते हैं। अच्छा, देसी मशीनों में ना ये स्क्रूज में बेरिंग नहीं आती, उसकी वजह से क्या है, थोड़ी सी टाइट चलती है, पर ये वाली बिल्कुल फ्री चलती है। देखिए एक बेरिंग इसका ये निकला है, ये भी हम सब वॉश करके क्लीन करके मैं इसको वापस लगाऊंगा। इस साइड का है और एक साइड का इसी के अंदर फंसा हुआ है। ये अभी मैं पूरा सिस्टम इसी के अंदर रखूँगा। ये अभी सब वॉश होगा। अब ये स्क्रू मैं उस साइड में निकाल लूँ, अगर ये किस्मत अच्छी रही तो सामने ट्रे में नहीं टकराएगा और निकल जाएगा। एक्चुअली ये यहाँ परेशान कर रहा है। निकल गया। तो अभी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है। इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ जो थ्रेड हैं ये पतले हो गए हैं और ये जो थ्रेड्स हैं ये यहाँ पे मोटे हैं। तो अभी आप देखो इसमें दो नट हैं। दो नट क्या करते हैं कि जब इसमें हल्का सा बैकलैश आता है, आपने देखा होगा कि थोड़ा सा घुमाते हैं उतना स्क्रू फ्री रहता है। तो ये इसमें एक वेज है, इसमें एक वेज है, वो अंदर घुसता है जब इसके, तो इन दोनों को दूर कर देता है। तो दूर करने से क्या होता है कि इस थ्रेड की इस साइड वाली कॉलर पे और ये वाला इस साइड वाली कॉलर पे फिक्स हो जाता है। तो इससे जो हम बैकलैश है ना वो बिल्कुल मिनिमाइज़ कर पाते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा था, जैसे बीच में स्क्रू पतला है तो बीच में बैकलैश ज़्यादा था, तो मैंने यहाँ जब फिक्स कर रखा, जब मैं स्लाइड पूरी कॉर्नर पे लेके जाता हूँ ना, तो यहाँ जाके स्क्रू मोटे हो जाते हैं, तो मेरा जो हैंडल है ना वो टाइट हो जाता है। तो अगर आपको एक्यूरेसी में काम करना है तो आपका जो क्रॉस स्लाइड का स्क्रू है ये भी बिल्कुल ठीक चलना चाहिए। ये हैगा पुराना स्क्रू, ठीक है, ये थ्रेड्स इसके यहाँ से बहुत पतले हो गए हैं, और ये हैगा नया स्क्रू। अब इसमें क्या है, ये दो पीस में स्प्लिट है, इसको भी मैं स्प्लिट करूँगा, है ना। तो वो अभी स्प्लिट करने के लिए मैं इसको बाहर निकाल लूँ ताकि मैं इसको काट सकूँ।
ये मैंने उसका नट निकाल लिया। अब इसमें देखो आप, इसमें क्या है, इसमें ये 2 पीस में है नट, है ना। ये देखो ये अलग है, ये अलग है। अब इसमें होल भी है, नीचे M6 के होल हैं। अच्छा, ये आया है बिल्कुल फ्रेश। इसमें सिर्फ अंदर स्क्रू का थ्रेड है, ना तो यहाँ M6 के होल है और ना ही ये 2 पीस में। तो अभी मेरे को इसको 2 पीस में भी करना है और M6 के इसमें होल भी करने हैं। तो वो मैं अभी इसमें कर रहा हूँ साथ में, क्योंकि इसमें स्प्लिट इसलिए करना पड़ता है कि जैसे अगर हल्का सा स्क्रू में जब बैकलैश आता है, तो ये आप देख रहे हो इसमें वेज है, टेपर वेज है। तो ये मेरा स्लाइड में वेज लगा फंसा है अभी इसमें। तो वो क्या है, इसके अंदर जब घुसता है ना, ऊपर से स्क्रू टाइट करते हैं, तो ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो जो थ्रेड के बीच में गैपिंग होती है ना, वो गैप ख़त्म हो जाता है। तो उससे जो क्रॉस स्लाइड के स्क्रू में बैकलैश आता है ना, वो बैकलैश इससे ख़त्म हो जाता है। तो ये इसलिए होता है। तो अभी मैं इसको कर रहा हूँ, बीच में से 2 काट के फिर अपन इसमें होल करेंगे। इसके बारे में बता रहा हूँ, ये क्या चीज़ है। जैसे आप लोग जो भी शीट मेटल वगैरह का काम करते होंगे या कोई भी मशीनिंग का जॉब करते होंगे, तो आप लोग ना मार्किंग करते होंगे, है ना, इंची टेप से लगा के। तो जिनका बहुत प्रिसाइज काम होता है ना, तो वो जैसे हैक्सॉ ब्लेड है उससे मार्क करते हैं, या कोई नुकीला पेंसिल वगैरह उससे मार्क करते हैं। अच्छा, मैं यूज़ करता हूँ इसे। ये क्या चीज़ है, ये जो लकड़ी का काम करते हैं ना, जो आपकी अलमारी वगैरह बनाती है, ये उनका औजार है। इससे जो सन माइका होता है ना, जो माइका होता है, माइका शीट होती है, उसको काटते हैं। मैं इससे मार्किंग का काम लेता हूँ। अब उसकी मैं वजह बताता हूँ मैं इससे मार्किंग का काम क्यों लेता हूँ। अगर आप इसको क्लोजली पास से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, इसके टिप पे ऊपर एक ब्रेजिंग करी हुई कार्बाइड की टिप लगी हुई है। तो ये टंगस्टन कार्बाइड होता है, ये बहुत हार्ड मटेरियल होता है। तो लोग नॉर्मली MS SS अगर उस पर आप इससे स्क्राइब करेंगे ना, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उस पर मार्किंग हो जाएगी। दूसरा, ये आगे से बिल्कुल शार्प होता है, पकड़ने में हैंडी है, आराम से आप पकड़ के पेंसिल जैसे इससे निशान लगा सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, और ये ख़राब भी नहीं होता है आसानी से। अगर ये ख़राब हो भी जाता है तो लेथ मशीन का जो काम करते हैं उनके पास एक ग्रीन कलर का स्टोन होता है। ग्रीन कलर का जो स्टोन होता है उससे इसमें धार लगाई जा सकती है। इसमें नॉर्मल ग्राइंडर से धार नहीं लग सकती, क्योंकि नॉर्मल ग्राइंडर से ज़्यादा हार्ड ये होता है। तो एक ग्रीन स्टोन आता है जो टंगस्टन कार्बाइड की बिट्स को धार लगाने के लिए काम आता है। वो लेथ मशीन जो चलाते हैं ना, उनके पास वो होता है, आप वहाँ जाके इसकी धार लगा सकते हैं। तो ये स्क्राइबिंग करने के लिए ना बहुत आसान टूल होता है और ज़्यादा कुछ महंगा आता भी नहीं है। 15, 20 या 25 रुपये का जैसा आपके एरिया में मिलता हो आप इसको ले सकते हैं। तो मैं जो भी मार्किंग वगैरह का काम करता हूँ ना, कि जैसे अभी मेरे को इस नट पे, स्ट्रेट नट पे मार्किंग करना है, तो जैसे मैं इससे निशान मारूंगा तो ये देखो, ये आपको निशान लगते हुए दिख गए ना। तो हार्ड शीट जैसे SS वगैरह उस पर भी इससे बहुत आराम से मार्किंग हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको टूल ये काम का है, आप लोगों को लेना चाहिए। तो ये मैंने मार्किंग कर लिया। अब मैं इसको कटिंग व्हील्स की मदद से, जो कट ऑफ व्हील है उससे काटूंगा। ये मैंने इसके 2 पीस कर लिए। अब इसमें M6 का जो ड्रिल और टैपिंग है वो करनी है, तो वो अपन उसको क्रॉस लाइन में फिट करके, ये स्प्लिट नेट इसमें मैंने लगा दिया है। अब ये दोनों अलग अलग घूम रहे हैं। तो अभी मैं इसमें
इसको फिटिंग करके क्रॉस स्लाइड में बेरिंग्स के साथ। उसके बाद फिर मैं इसमें मार्किंग लेके इसमें M6 के होल मारूंगा, जो मेरी इसके जो क्रॉस स्लाइड है इसके साथ सेटिंग होगी। तो स्क्रू मैंने इसमें लगा दिया है और ये इसमें मिलिंग होती है। तो ये ऐसा हो जाता है। नॉर्मल में क्या होता है, एक वहाँ पे ऐसा बुश रहता है और यहाँ नट कसा रहता है, तो अपनी ये बटाला वाली लेथ वगैरह में होता है ना, जो ये रखी हुई इनमें होता है। लेकिन इनमें ऐसा होता है कि इसमें ये स्लाइड हो सकती है, मतलब ये स्क्रू इंडिपेंडेंट स्लाइड हो सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें पीछे साइड टेपर अटैचमेंट आता है, तो टेपर अटैचमेंट के साथ स्क्रू फिटेड रहता है, तो क्रॉस स्लाइड इंडिपेंडेंट मूव कर सकती है आगे पीछे, तो पूरा स्क्रू इंडिपेंडेंट मूव कर सकता है। तो जब टेपर मारते हैं तो क्रॉस स्लाइड ऑटोमेटिक आगे पीछे थी। अच्छा, उसमें क्या आप चलती हुई स्लाइड में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए जो इसमें आपको मिलिंग दिए होते हैं, तो ये मिलिंग दिए हैं ना, कि इसलिए ही दिए, ताकि आपका जो हैंडल है ये कम्प्लीटली फिटेड रहे और पूरा स्क्रू आगे पीछे मूव कर सके जब टेपर अटैचमेंट चल रहा हो तब। टेपर अटैचमेंट कैसे काम करता है? एबॉम 79 करके एक चैनल है यूट्यूब पे, उसमें एडम है, मशीनिस्ट है, वो आपको उसका अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि टेपर अटैचमेंट एक्चुअली काम करता है। तो अब मैं इस क्रॉस लाइन को वापस इसी पे फिट कर रहा हूँ ताकि हम M6 के जो होल है उसकी मार्किंग ले सकें। ये हैगा वो वेज जो उसके अंदर घुसता है और दोनों को फैलाता है। तो ये अभी थोड़ा सा टाइट फिट है, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। उससे ये अच्छा रहेगा कि हम इसका सेंटर बन जाएगा। वो वेज फंस रहा है, देखना पड़ेगा, हो सकता है नट की हाइट ज़्यादा हो। तो अभी एक चीज़ और पकड़ में आई है कि ये जो नट है ये थोड़ा सा ऊंचाई में ज़्यादा है, तो अभी हमें वो भी करना पड़ेगा, इसको मैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास आइडिया ये है कि ये वाली नट इस स्क्रू में चढ़ाऊँगा और साथ में इसको चढ़ाऊँगा, तो इससे क्या है, जो इसकी हाइट होगी वो इसके साथ मैच खा जाएगी, तो फेसिंग करने में आसानी रहेगी। तो अभी वही फेस करते हैं। लाइट चली, ये अभी मैंने इंडिकेट करके पूरा लगा दिया और ये पुराना नट रेफरेंस को मैंने हाइट के लिए ले लिया है, किस तरफ है किस तरफ भी है। तो ये जो पूरा इसका शोल्डर है ये मेरे को डाउन करना है, तो मैंने फेस मिलिंग लगा ली और क्विल से जो मेरा रॉड है स्क्रू ये टोटल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है, मैंने डायल इंडिकेटर से पूरा इसको इंडिकेट कर लिया। अब मैं इसकी फेसिंग ऑपरेशन इसका चालू करता हूँ। और बताओ कहाँ कब का है अभी ना? हाँ क्या कर? अच्छा हाँ उसकी शादी, अच्छा उसकी शादी में ही होता है। सब ऐसा ही हाल है, बहन मेरे परेशानी है मदर से, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी है। मैं वर्कशॉप देख कर आता हूँ भाई। वही लगा था 2 mm मेरे को ज़्यादा लग रहा था।
2 mm में तो बहुत जाती है। ये है कि एक्चुअल हाइट कितने mm गया 1.75 2 mm उड़ा देता अभी बहुत चल जाती खेल ही हो जाता। ये नए पार्ट्स हैं जिनको मॉडिफाई किया जाए, वो आप देते हैं कि आप उस हिसाब से करते हैं। अभी अगर तुमसे इतना ही नहीं किया जाता तो खाना बनाने है। अब उम्मीद करते हैं हम कि हमारा जो साइज आया होगा वो सही आया होगा। तो अभी मैंने इसमें स्क्रू वगैरह फिट कर दिया है, यहाँ भी जो बोल्ट हैं ये भी टाइट कर दिए हैं और इस साइड का जो है वो भी टाइट कर दिया है ताकि जो भी पोजीशन जहाँ आनी हो वहाँ आ जाए। अब इसमें मेरे को मालूम है कि M6 का बोल्ट लगता है, ये M6 का बोल्ट है, ये इन होल्स में लगता है। तो मेरे पास M6 का टैप है, तो इससे अभी मैं मार्किंग दूंगा इसमें। जैसे ये वाला मार्किंग है, ये मैं यहाँ पे ये मैंने मार्किंग ले ली है। अब मैं इसको निकाल के ड्रिलिंग करके टैपिंग करके फिर वापस फिट करूँगा। फिर ये पूरा प्रोसेस जो है जो वापस फिटिंग का है ये सारा हो जाएगा। मेरे साथ एक समस्या और है, मेरे यहाँ से सामान बहुत छूटता है, पता नहीं क्यों बस छूटता है। तो मार्किंग मैंने ले ली है, अब मैं इसको वापस पूरा डिसमेंटल करूँगा। पहले होगी इसमें ड्रिलिंग, तो ड्रिलिंग हमारी हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें टैपिंग करनी है, लेकिन आपने ध्यान रखना है टैपिंग, हर टैपिंग से पहले काउंटर सिंक ज़रूर लगाना है। उससे मैं बताता हूँ क्या होता है। अभी ये देखो आप, ये ऊपर कोट गए हैं, इसके बर्स जो बर हैं वो ऊपर कोट गए हैं, तो वो अभी मैं काउंटर मारा, जिसको हम लोग गुर्ज भी कहते हैं, गुर्ज मैंने मार के इसको कर लिया, ठीक है, क्लियर। अरे फंस गया, हाँ चलो कोई नहीं कर। फिर टैप, पावर टैपिंग कर रहा हूँ। पावर टैपिंग करने के लिए आपको नीचे काउंटर सिंक लगाना बहुत ज़रूरी है। काउंटर सिंक लगाए बिना क्या है, थ्रेड्स अच्छे आते नहीं हैं, थ्रेड की स्टार्टिंग भी अच्छी नहीं बनती है। तो ये अभी मेरे दोनों पीस मैंने कंप्लीट कर लिए। अब करते हैं इसकी उसमें फिटिंग चालू मशीन। पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेना है सब कुछ बढ़िया। तो ये स्क्रू अभी मैंने पूरा फिट कर लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फेसिंग करी है अपने फ्लाई कटर से, क्योंकि ये क्या थोड़ा सा जब मैंने रिस्टोर करा था ना तो ये बेड थोड़ा सा शैलो कर दिया था, तो ये इसको कट लगाना पड़ गया। तो क्रॉस लाइट आती थी ना तो इससे हल्का सा रब होके जाती थी। वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसमें जो मैंने ऊपर पेंट करा था वो हल्का सा स्ट्रिप हो गया। अभी ये मैंने पूरा इसको लगा दिया। अभी इसमें यहाँ पे थ्रस्ट बेरिंग लगे हैं 2, एक इधर लगा है, एक इस तरफ लगा है। तो ये जो अप साइड और डाउन साइड का थ्रस्ट होता है ना वो संभालता है। उससे क्या होता है, ये स्क्रू में ना बिल्कुल प्ले नहीं होती, ये स्क्रू बिल्कुल दाएँ बाएँ नहीं होता। जबकि ये जो अपनी बटाला वाली लेत होती है ना, इनमें कोई बेरिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये टोटली फ्रिक्शन पे चलती है, इसलिए परफेक्ट टाइट चलती है। अभी ये वाला इतना फ्री चल रहा है देखो, और वो एक्चुअली नट फंस गया था, ये देखो कितना फ्री है
तो ये इस तरीके से चलती है। इसलिए जो ब्रांडेड लेथ वगैरह होती हैं इनकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल होती है। तो ये अभी मैंने पूरा कर दिया है। अब ये वाला जो वेज होता है ना, ये वेज, ये देखो वेज है, ये इसके बीच में जाता है और ऊपर से हम जितना टाइट करते हैं उतना इन नट को स्प्लिट करता है और जो नट और स्क्रू के बीच का जो बैकलैश होता है उसको खत्म करता है। ठीक है, तो अब हम इस पर ऑयलिंग करके अपना जो स्क्रू है, ऑयल ख़त्म हो गया। तो अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जैसे ये मेरा किर्लोस्कर का लेथ है, इसका ग्रॉस लाइट खोला है। तो ऑल गियर मशीन में पूरा ऑयल इमर्स जो इसका गियर बॉक्स होता है वो अकेला हेड का नहीं होता है, जो हमारा सैडल होता है उसका भी होता है। ये देखिए, ये इसमें आपको शायद ऑयल लेवल यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसमें दो फंक्शन होते हैं। एक तो ये इसका जो पूरा ऑयल का सिस्टम है इसको पूरा लुब्रिकेट रखता है, साथ में ये स्लाइड्स वगैरह में भी ऑयल देता है। तो उसके लिए यहाँ पे पंप लगा हुआ है। जब मैं यहाँ पंप करूँगा तो ये वाली जो सेक्शन है यहाँ पे ऑयल आएगा। अब ये अकेला यहाँ नहीं आता है, ये अकेला जो ये वाला बड़े सैडल का जो एक्स एक्सिस का बेड है इसमें भी जाता है, वाई एक्सिस में भी जाता है। अब ये इस साइड कैसे आता है मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये क्या करता है कि जैसे मैंने यहाँ से ऑयल फिल करा, तो ये जैसे मैंने ये पंप मारा, देखिए मैं पंप मार रहा हूँ, तो ये देखिए जैसे ये मैंने यहाँ ये पंप मारा और ये ऑयल यहाँ से आया। अब ये इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ से इस गैलरी में पूरा जा रहा है और ये इस होल से अंदर चला जाता है। मतलब इस पूरे सैडल को और ये वाली साइड को लुब्रिकेट करके इसके अंदर चला जाता है। इसके अंदर जाने के बाद ये वाली जो स्लाइड है उस साइड वाली, उसको पूरा कवर करके इस वाले होल में से फिर बाहर आके ये वाली साइड को पूरे को लुब्रिकेट करता है। तो इसमें जो ऑयल इमर्स गियर बॉक्स होता है उसमें अपना जो गियर है सैडल का उसको तो लुब्रिकेट करता ही करता है, साथ में उन्होंने एक पंप दिया है जिससे ऑयल आप पूरा इनर गैलरी में अंदर से ही सर्कुलेट कर सकते हो। जो हमारा देसी मशीन होता है इनमें इस तरीके का सिस्टम नहीं होता है, लेकिन जो ब्रांडेड लेथ वगैरह होती हैं या इम्पोर्टेड होती हैं उनके अंदर ये सब फंक्शन होता है। तो स्क्रू हमने पूरा फिट कर दिया है। इसमें सिर्फ ये वाला बैकलैश है, सिर्फ इतना। ये देखो, आपको ये दिख रहा होगा, जैसे मैं यहाँ को मूव कर रहा हूँ तो मूव कर रही है और यहाँ को मूव कर रहा हूँ तो भी मूव। सिर्फ ये वाला बैकलैश है। ये बैकलैश किस चीज़ का है, ये स्क्रू का बैकलैश नहीं है। ये बैकलैश है जो ये स्प्लाइंस हैं, इस स्प्लाइन का और ये जो व्हील है मेरा, इसका जो कनेक्शन है इनमें हल्का सा जो हल्की बहुत चाल है वो है। बाकी स्क्रू मेरा क्रॉस लाइट बहुत शानदार काम कर रही है। मतलब रिस्पॉन्स इसका जो रिस्पॉन्ड है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है ना। बिल्कुल एकदम स्टिफ जो होना चाहिए ना, एकदम प्रिसाइज, बिल्कुल वैसा ही है। ना ज़्यादा ढीला है ना ज़्यादा टाइट है, बहुत हल्की सी एक मीडियम सी जो बहुत हल्की सी टाइटनेस है। अच्छा, इसमें क्या होता था कि कई स्लाइड्स में ऐसा होता है कि कॉर्नर पे जाते हैं ना तो कॉर्नर पे जाके टाइटनेस बढ़ जाती है। अभी ये देखो, ये फाइनल हो गया, यहाँ तक कोई टाइटनेस इसमें नहीं आई, जबकि बैकलैश बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही अगर मैं इसको वापस आता हूँ इस तरफ, तो ये क्या हो रहा था, ये वाली स्लाइड इस पर टकरा रही थी, इसलिए मैंने इसको हल्का सा ट्रिम करा था। बिल्कुल जो हार्डनेस व्हील में वहाँ थी वही यहाँ पे है। कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई टाइटनेस ज़्यादा ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो ये मेरा फाइनल हो गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया, बहुत अच्छी सी फिटिंग आ गई है। ठीक है,
तो इस चीज़ का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे ना, थोड़ी बहुत छोटी छोटी सी डिटेल्स होती हैं किसी भी मशीन में, उसका अगर आप लोग ध्यान रखेंगे ना तो आपकी मशीन बिल्कुल प्रॉपर काम करेगी। अब क्या है, बारिशें हो गई हैं शुरू, तो अब मशीनों का मेंटेनेंस होना है। जो मेरा मिलिंग मशीन है उसका भी जो सेकंड स्टेज का बेल्ट था दांते वाला वो भी आ गया है, तो मुझे वो भी लगाना है। तो उस में भी शायद कल मैं उसका काम करूँगा। तो अभी ये लेथ मशीन से मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, अभी इसमें अब और कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैं अब इसकी ऊपर की जो स्लाइड है वो वापस लगा दे रहा हूँ कंपाउंड, मेरा टूल पोस्ट पूरा का पूरा। तो ये हमारा आज ये जो स्क्रू चेंज करने का था ये प्रोसेस हो गया पूरा कंप्लीट। आई होप आप लोगों को देख के कुछ जानकारी नई मिली होगी, कुछ सीखा होगा आपने, है ना। तो कल जहाँ तक हम मिलिंग मशीन का जॉब करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर टुमारो। हाय कर दो, हाय कर दो। कहाँ भरे हो मुंह में, खा लो ना खाना। अच्छा चलो बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, नहीं करना तो भाई हम कर देते हैं बाय। आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं कल क्या है वर्कशॉप पे नए काम में। तब तक के